हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अडा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन में कनेक्ट हो जाइए एंड एवरीवन प्लीज लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए एंड एक बार बता दीजिए मेरे को दैट एवरीथिंग इज ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने अगर अडा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलती है डेली क्विजेस हैं, डेली करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो अडा 24/7 एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, देयर इज अ बिग अपडेट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइड फॉर द पर्टिकुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया है। तो वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, वो मूवी थी शोले, है ना, कि अब तेरा क्या होगा कालिया, तो है ना, तो अब तेरा क्या होगा कोऑपरेटिव बैंक, उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो आरबीआई स्टार्ट कर रहा है पर्टिकुलर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको जो है जरूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो 1 नंबर का तो पक्का ही है और 2 नंबर आ गए तो फिर भाई क्या कहना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, जनरली आई यूज टू डू, है ना, मैं जो भी सारे सेशंस लेता हूँ आपके बहुत ही आसान भाषा में आपके साथ में चीजें कवर अप करता हूँ। सो विल कवर दिस वन। एंड इसके अलावा आप मेरे साथ डेली फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ सकते हैं इन द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के सेशन में। और इन तीनों न्यूज़पेपर के साथ मैं चीजें कवर अप करता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ मैंने कल रात के सेशन में भी कवर अप की थी, जिसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए डिटेल सेशन लेके आऊंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव द डिटेल सेशन। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो है आपको बैंक महापैक पर आपको ट्रिपल वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी और ट्रिपल वैलिडिटी का बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको 2x वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स का आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिल जाएगा ऑन द बैंक महापैक। साथ ही साथ 79% का ऑफ भी बाय यूजिंग द कोड Y856 कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्या है डिस्कशन, पहले मैं थोड़ा सा आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं और जनरली आई यूज टू टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, है ना। पहले मैं आपको एग्जांपल लेता था, आज मैं आपको एग्जांपल दिखा भी रहा हूँ। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, है ना, पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। अब ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए किस तरीके से पीसीए फ्रेमवर्क काम करने वाला है, उसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो है सेशन जो है बनाया है, तो आपको सारी की सारी बातें जो है डिटेल नोटिफिकेशन डायरेक्ट आरबीआई की सर्कुलर से मैंने यहाँ पर कवर अप किया है। तो आपको सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में बिल्कुल देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो पीसीए फ्रेमवर्क फॉर द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो आरबीआई ने रिलीज किया है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं और फिर हम इस पर डिस्कशन पर जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये हैं हम लोग, है ना, दीज आर द वी आर हियर एंड ये आपको देखने को मिलता है डॉक्टर, है ना। जब कभी भी हमें कोई दिक्कत होती है, कोई हमें परेशानी होती है, हमें लगता है यार हमारा हेल्थ जो है अच्छा नहीं है एंड वी आर नॉट फीलिंग गुड, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कई बार डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और हम क्या जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से बताते हैं कि सर देखिए ऐसी ऐसी दिक्कतें हमें चल रही है, सर सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया है, सर क्या बताए 2-3 दिन से जो अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो डॉक्टर फिर क्या करता है फ्रेंड्स, डॉक्टर जो है हमें कई सारे टेस्ट हमें कंडक्ट करता है। यश राजा, अभी हम लोग बिल्कुल बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लव यू ऑल, है ना। तो डॉक्टर से हम बात करते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सर देखिए ऐसी ऐसी दिक्कतें चल रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं। एंड फिर डॉक्टर क्या करता है, बेस्ड ऑन द टेस्ट डॉक्टर क्या करता है, कुछ टेस्ट वगैरह कराता है ना, कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराता है, कुछ रिपोर्ट वगैरह देखता है और रिपोर्ट वगैरह के बेसिस पर डॉक्टर हमें बताता है कि सर ये देखिए दिक्कतें हो गई हैं और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद डॉक्टर हमें कुछ रिकमेंडेशन करता है कि सर हम आपको टेस्ट कराएंगे, अभी हम लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर वहाँ पर हमें कुछ सजेशन रिकमेंड करता है कि सर आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, 2-3 दिन बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 केसेस हमारे साथ हो सकते हैं। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो आरबीआई का ये जो है डॉक्टर कहेगा कि सर 1-2 टैबलेट खा लो और फिर आप ठीक हो जाओगे। नॉर्मल केसेस में सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस कंडीशन तो डॉक्टर कहेगा नहीं 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फिर हम आपको छोड़ेंगे, फिर आप सही होगे।
और तीसरा केस बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो हो सकता है हमें महीने भर हॉस्पिटल रहना पड़े। तो 3 केसेस, ये हमारा थोड़ा सा नॉर्मल केस हो गया, थोड़ा सा और सीवियर केस हो गया, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट केस हो गया, और उससे ज्यादा और सीरियस केसेस हमें देखने को मिल गए। तो 3 स्टेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर एक्शन क्यों है, ये पर्टिकुलर चीज आपको क्यों देखने को मिल रही है। ये फ्रेंड्स हमें इसलिए देखने को मिल रही है, ये डॉक्टर यहाँ पर हमें एक्शन लेते हुए इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमें जो है दिक्कतें हुई हैं, और अगर हम सही समय रहते अगर हम इलाज करा लेते हैं, सही समय पर अगर हम एक्शन लेते हैं तो हम बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं, बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। जो ये डॉक्टर है इसको समझ लीजिए ये आरबीआई है। इस डॉक्टर को हम लोग रिप्लेस करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये जो डॉक्टर है ये बेसिकली है आरबीआई, और ये जो पेशेंट है इस पेशेंट को हम लोग नाम देते हैं ये है कोऑपरेटिव बैंक, है ना, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको मैं लिख देता हूँ यूसीबीस, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यूसीबी। ये क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो हमारे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आरबीआई चाहता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को उनका हेल्थ चेकअप करके, उनका हेल्थ टेस्ट करके उनको जो है हॉस्पिटलाइज किया जाए। ये जो हॉस्पिटल है ये असल में क्या है, पीसीए फ्रेमवर्क है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए फ्रेमवर्क को इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या हुआ, एक त्वरित जो है एक्शन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा। एक्शन हम कुछ लेंगे, है ना, तो हम कुछ एक्शन लेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, जिनके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, उन पर जो है उनका हम हेल्थ टेस्ट करके, उनका जो टेस्ट करके और फिर हम उनको जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डालेंगे, हॉस्पिटल में रखेंगे। जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का हेल्थ सही हो जाएगा, तो जैसे डॉक्टर हमें, जब हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता तो हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता और हम अपने घर चले जाते हैं। इन द सिमिलर वे जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हालात सुधर जाएंगे तो यहां पर हमें जो है आरबीआई जो है इनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल देगा। इससे पहले आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बैंक्स के लिए और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए ऑलरेडी जारी कर रखा था, लेकिन अब ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है, ये अब पीसीए फ्रेमवर्क हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी हमें देखने को मिलेगा, और इसका आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो है सर्कुलर जारी किया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करूं तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का हमें 4 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो 4 लेवल पर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं तो हमारे पास है 4 टियर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का हमारे पास 4 टियर स्ट्रक्चर मॉडल है, और ये फ्रेंड्स किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, 4 टियर, है ना, जिसमें आपको टियर 1 देखने को मिल जाएगा, है ना, टियर 1 हो गया, टियर 2, है ना, टियर 3, टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बेसिस पर है डिपॉजिट के आधार पर कि आपके बैंक के पास कासा राफा में पैसा जमा कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पर सारी आगे की कहानी जो है पेस्ट होने वाली है, आगे का पूरा न्यूज़ इसी पर है। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है कितना, अप टू 100 करोड़ रुपीस, अगर आप 100 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको आरबीआई रखेगा टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी में। कितने तक का डिपॉजिट, 100 करोड़ तक का डिपॉजिट। अगर बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ से अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं 2000 करोड़ रुपीस, अप टू 1000 करोड़ रुपीस, तो आप आएंगे टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी में। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक्सेप्ट कर रहा है 1000 करोड़ रुपीस से डिपॉजिट टू 10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम रखेंगे टियर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी में। और अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करा फ्रॉम 10,000 करोड़ रुपीस एंड मोर देन दैट, 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट करा, तो टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आएगा। ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ये न्यूज समझ में आने वाली है अच्छे से। तो देखिए, आरबीआई चाहता है कि हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ऐसे में ये हमने बेटर तरीके से रेगुलेट करने के लिए 4 टियर में इसको बांट रखा है। ठीक, अब आरबीआई जो नया वाला नियम ला रहा है हॉस्पिटल में इनको डालने वाला, वो फ्रेंड्स आरबीआई शुरुआत में केवल इन्हीं 3 बैंकों के लिए लॉन्च कर रहा है। मतलब जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने नया लॉन्च किया है, जिसमें अगर इनका हेल्थ अच्छा नहीं है तो इन पर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, ये केवल टियर 2, टियर 3, टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। अभी फिलहाल के लिए टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं रखा गया है।
तो पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर कौन नहीं रहे? टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब जो छोटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो इस दायरे में नहीं रखा गया। लेकिन बाकी के जो तीनों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, इनको रखा गया है पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पीसीए फ्रेमवर्क है ना, हमारा अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम टेस्ट कराते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, हीमोग्लोबिन चेक वगैरह हो गया, काफी कुछ वहां पर टेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर बैंक्स का हेल्थ अच्छा नहीं है तो बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का हेल्थ हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए फ्रेंड्स 3 मेजर पैरामीटर्स पर जो है फोकस किया जाता है, 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पहली चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर आरबीआई फोकस करता है, बैंक्स की देखता है एसेट क्वालिटी। बैंक्स की क्या देखता है? एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी पता करने के लिए हम देखते हैं CRAR या फिर CAR, जिसको हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कहते हैं। तो CRAR या CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं यहां पर बैंक्स का NPA, है ना, जिसको हम लोग नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। हमें पता है कि अगर किसी बैंक का पैसा लोन के फॉर्म में ज्यादा डूबता है तो वो अच्छी बात नहीं होती बैंक्स के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, और तीसरा आपको देखने को मिलता है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या हुआ? बैंक्स प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इसको हम लोग ROE कहते हैं, मतलब जो आपने पैसा लगाया उस पर आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं, है ना। इसको हम देख लेते हैं बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। ये 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भाई हेल्दी है कि नहीं है ना, वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। ठीक है, ये 3 मेजर पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अभी मैं बता दूंगा लास्ट में, है ना। पहले आप सेशन पर फोकस कर लीजिए, विल डिस्कस इन द लास्ट, प्लीज वेट, डोंट डू द स्कैम, है ना। तो स्पैम और स्कैनिंग मत करिए। ठीक है, इसमें मैंने बताया आपको, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं क्या है। तो देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है आरबीआई ने यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जारी किया है। और इससे पहले जो आरआरबीज के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क चलता था, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से। तो पीसीए फ्रेमवर्क से इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन आरबीआई ने कहा है जो पीसीए फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने आपको कहा शुरुआत में, ये केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 कैटेगरीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। टीयर 4 कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। किसको छोड़ दिया गया? आरबीआई ने कहा जो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको अभी नहीं कवर किया जा रहा है इस नियम के अंदर। तो इनको पर्टिकुलर इस फ्रेमवर्क के अंदर अभी नहीं कवर किया जा रहा। चलिए देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है किस तरीके से हमारा ये फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने छोड़ दिया है। सो वी आर लीविंग द टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और टीयर 1 को हमने छोड़ दिया है, और यहां पर केवल और केवल टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए अब आ गया होगा वॉइस आपको। तो पीसीए फ्रेमवर्क आपको देखने को मिल रहा है, वो पॉइंट्स हिंदी में भी मेंशन आप आराम से देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं यहां पर आरबीआई और क्या क्या कह रहा है। सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट द आरबीआई इज सेइंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीसीए फ्रेमवर्क की इसकी जरूरत क्यों है? ताकि हम सुपरवाइजरी इंटरवेंशन आरबीआई एक्शन ले सके टाइम टू टाइम,
मतलब अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास समय से पहुंच जाते हैं तो हमारा इलाज टाइमली हो जाता है और हम बच जाते हैं। बट अगर वही बहुत देर में पहुंचते हैं तो फिर भाई दिक्कत हो जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहां पर क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी चाहता है कि टाइमली हमारे पास एक्शन हो, ताकि हम जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उनकी जो वित्तीय हालात है, उसके लिए हम तुरंत जो है समाधान, उनका उपचार कर सकें। और इसके लिए आरबीआई जो है पीसीए फ्रेमवर्क ला रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ताकि जो है इनकी हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। पीसीए फ्रेमवर्क डज नॉट प्रीक्लूड आरबीआई फ्रॉम टेकिंग एनी अदर एक्शन, और इसकी वजह से आरबीआई को कोई अदर एक्शंस लेने से नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ कुछ करेक्टिव एक्शंस हैं जो कि इस फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई बताता है कि हम इसको लागू कर सकते हैं। इसके जो प्रोविजन, इसको जो नियम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीए फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये इफेक्टिव हो रहा है कब से, 1 अप्रैल 2025 से। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये फ्रेंड्स एप्लीकेबल हो रहा है कब से, 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से आपको पीसीए फ्रेमवर्क लागू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2025 से इसके नियम जो है आपको प्रभावी लागू होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं पीसीए फ्रेमवर्क पे हम क्या क्या देखते हैं, तो 3 मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो पीसीए फ्रेमवर्क के लिए हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम देखते हैं फ्रेंड्स बैंक की एसेट क्वालिटी, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट है कि नहीं है, और वो उसको हम चेक करते हैं। इंडिकेटर इसके लिए हमारे पास क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको CAR हम कहते हैं। बैंक्स का जो एनपीए है वो इनकी जो है क्वालिटी ऑफ एसेट दिखाता है, और रिटर्न ऑन एसेट दैट इज नेट प्रॉफिट बैंक का कितना है। तो ये 3 बड़े मेजर पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें टियर 2, टियर 3 और टियर 4 वालों को ही इसके जो है आधार पर रखा गया है, और 3 लेवल ऑफ रिस्क थ्रेशोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया हमारी 3 कंडीशन थी, थोड़ा सा बीमार थे, ज्यादा बीमार थे और बहुत ज्यादा बीमार थे। थोड़ा सा बीमार थे तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार 2 दवाई दिया सही, ज्यादा बीमार है 2 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ गया, और ज्यादा बीमार है तो महीने भर हॉस्पिटल रहना पड़ गया। तो आरबीआई ने यहाँ रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो 3 बना रखा है, 3 रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल है। अब मैं आपको चलता हूँ थ्रेशोल्ड लेवल दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से, सो फोकस ऑन दिस वन। तो यहाँ पर 3 रिस्क थ्रेशोल्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास है थ्रेशोल्ड लेवल 1, थ्रेशोल्ड लेवल 2, थ्रेशोल्ड लेवल 3। कम बीमार हैं, ज्यादा बीमार हैं और बहुत ज्यादा बीमार हैं। ठीक, अभी क्या एक्शन होगा उस पर हम बात करेंगे। 3 पैरामीटर्स हमें देखने, हमको मैंने आपको बताया कैपिटल की एसेट क्वालिटी दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, बैंक्स की एसेट क्वालिटी जो कि हम बात करेंगे एनपीए से नापेंगे, तो CRAR को हम देखेंगे, हम बैंक्स का एनपीए देखेंगे, है ना, एनपीए एडवांसेस रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी हम देखेंगे कि उस बैंक का नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक, चलिए इसके आधार पर हम देखेंगे। अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट बनेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये नया लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, सो विल एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। देखिए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि बेटा तुम लोगों को 12% मेंटेन करना है, तो इनके लिए फिलहाल नियम क्या है 12% का। लेकिन इस 12% के लिए आरबीआई ने ग्लाइड पाथ के लिए टाइम दिया है कि बेटा ये जो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आप पहुंचाओगे, इसके लिए हम आपको समय देते हैं। मिनिमम जो CRAR है उसके लिए आपको समय मिलता है 31 मार्च 2026 तक का। तो इसके लिए यहां पर आपको समय देखने को मिलेगा कब तक का, 31 मार्च 2026 तक का। तो 31 मार्च 2026 तक का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 12% CRAR मेंटेन करना है। ठीक, फॉर टियर 2, 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ग्लाइड पाथ है, मतलब धीरे धीरे आप इसमें ट्रांजिशन करोगे। अब आरबीआई क्या कहता है, बहुत ध्यान से चलिए देखते हैं। आरबीआई कहता है कि अगर बैंक्स का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो 12% आरबीआई ने कहा है, अगर ये 250 बेसिस पॉइंट से नीचे जाता है, और यही क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आरबीआई ने कहा कि अगर ये फ्रेंड्स 250 बेसिस पॉइंट से नीचे जाता है, 250 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, 2.5% से अगर नीचे जाता है, 2.5% से नीचे जाता है, अप टू 2.5% बिलो द इंडिकेटर प्रिस्क्राइब्ड एट द कॉलम, तो 12% आरबीआई ने कहा है, इससे 2.5% अगर नीचे जाता है तो आप रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में रहेंगे। एक तो ये आपके साथ दिक्कत होनी चाहिए, 2.5% नीचे हो जाए, 2.5% ये आपका ये कम हो जाए। इसके साथ ही साथ आपका जो एनपीए है वो 6% से 9% तक आपका एनपीए रहे, तो 6 से 9 के बीच में अगर आपका एनपीए रहता है, और साथ ही साथ लगातार 2 साल से आप घाटे में हैं, आप लगातार 2 साल से लॉसेस में हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर आप लॉस में हैं,
तो अगर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो रिस्क थ्रेशोल्ड है CRAR वो 2.5% कम हो जाए, मतलब 9.5 हो जाए, 9.5 तक चला जाए, और 6 से 9 के बीच में NPA हो जाए, और लगातार 2 साल से लॉस में है, तो उसको रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में डालेंगे, मतलब आप थोड़ा कम बीमार हैं। अच्छा भाई, ज्यादा बीमार कब होंगे? जब रिस्क थ्रेशोल्ड 250 पॉइंट से कम, 250 मतलब 2.5% से 4% तक कम हो जाए। इसका मतलब अगर आपका ये गिर के 8 से 9.5% के बीच में अगर हो जाए, तो 8 से 9.5% के अगर बीच में हो जाता है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में आपको डाल दिया जाएगा। लेकिन और क्या चाहिए? NPA भी ज्यादा होना चाहिए, NPA भी बढ़ना चाहिए, 9 से 12 NPA हो जाए। तो बैंक्स का NPA 9 से 12 और साथ ही साथ रिस्क थ्रेशोल्ड आपका 250 से 400 हो जाए। ये दोनों कंडीशन है अगर आपकी, तो सीधे आपको रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में डाल दिया जाएगा। ये आपका नहीं देखा जाएगा आपका लॉस कितना हुआ, क्या कितना हुआ, आपको सीधे इन दोनों कंडीशन में RBI आप पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ये दूसरी बीमारी है। एक्शन क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को पता है इसके बाद आपका MCQ वाला भी सेशन है, आई विल डू दैट, एंड आप पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में क्या है? अगर आपका NPA 4% से CRAR 4% से भी कम हो जाए, 4% से भी नीचे चला जाए, एक देखिए ध्यान रखिएगा, 1% बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट, इसको हम लोग BPS कहते हैं। 1% बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट। 400 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 4%। 4% अगर आपका ये गिर जाए, मतलब 8% या उससे नीचे हो जाए तब, और 12% से ज्यादा आपका NPA हो जाए, तो हम आपको डालेंगे रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में। तो 3 रिस्क के थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3। ठीक, ये तीनों चीजें हुई। तो पहले रिस्क में है, कम रिस्क है, ये है थोड़ा रिस्क और बढ़ाओ, ये है तो बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ गया। अच्छा, अब एक्शन क्या होगा? चलिए देखते हैं, मैं आपको सीधे एक्शन दिखाता हूं क्या होगा अब एक्शन। अगर आप रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में हैं तो RBI क्या मैंडेटरी एक्शन लेगा? मैंडेटरी वाला ही आपको याद रखना है। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में मतलब इसमें कम बीमार हैं तो क्या RBI दवाई देगा, थोड़ा ज्यादा बीमार है तो RBI क्या दवाई देगा, और बहुत ज्यादा बीमार है तो RBI क्या दवाई देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लेते। दवाई भी, बीमारी देख लिए ना, कब माना जाएगा हम बीमार हैं, तो हमने इंडिकेटर देख लिए। अब दवाई कैसे मिलेगी उस पर चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए दवाई कैसे मिलने वाली है। अगर आप रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में है, मतलब आपका 250 बेसिस पॉइंट से CRAR कम है, 6 से 9 के बीच में NPA और लगातार 2 साल से लॉस में है, तो RBI क्या कहेगा? RBI आपको जो है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कहेगा कैपिटल डालने के लिए। बैंकों को RBI कहेगा कि बेटा तुम लोग पैसा बढ़ाओ, जो उसके मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव बैंक के, उनसे कह सकता RBI पैसा डालने के लिए। उनसे RBI पैसा डालने के लिए कह सकता है एग्जिस्टिंग मेंबर को, या फिर आपको हिस्सेदारी बेच करके पैसा लाने के लिए कह सकता। एक तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन पक्का होगा। दूसरा, आपको पेमेंट डिविडेंड वगैरह बांटने से रोक सकता है, डिविडेंड डोनेशन है ना, कि प्रॉफिट बांट रहे हो, बैंक घाटे में प्रॉफिट बांटे जा रहे हो, उस पर रोक लगा देगा। और साथ ही साथ आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको रोक, उस पर एक्शन ले सकता है, उस पर एक्शन लेगा। और साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कह सकता है। तो ये तीनों पक्का है, बिल्कुल नॉर्मल बीमारी तो ये 3 एक्शन। थोड़ा ज्यादा बीमारी है तो ये सारी चीजें तो होंगी, ये तो सारी दवाइयां खानी है। ज्यादा बीमार है तो आपको ब्रांच नहीं खोलने पर रोक लगा देगा, तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा ब्रांच एक्सपेंशन पर। तो जो मैंडेटरी एक्शन थ्रेशोल्ड 1 वाला है ये तो लिया ही जाएगा, लेकिन आपका ब्रांच को भी ओपन करने से RBI रोक लगा देगा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है एक्शन? ये अगर तीसरा बहुत ज्यादा बीमार है तो ये सब दवाइयां तो चलेंगी, साथ ही साथ और क्या होगा? आपको रिस्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा देगा एक्सपेंशन ऑफ टोटल साइज ऑफ द डिपॉजिट। आपको टोटल जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, टोटल जो पैसा जमा करना, उस पर भी RBI रोक लगा देगा। RBI कहेगा इससे ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते। तो फिर से मैं दिखाता हूं, ये आपका, ये हम लोगों ने टेस्ट कर लिया कि बैंक बीमार है कि नहीं, कम बीमार है थ्रेशोल्ड 1, दूसरा है ज्यादा रिस्क है, तीसरे में और ज्यादा रिस्क है। तो पहला रिस्क है तो क्या एक्शन लेगा RBI? आपको जो है आपके मेंबर्स को पैसा डालने के लिए कह सकता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कह सकता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ा सकता है। ये तो एक्शन दूसरे वाले में होगा, लेकिन दूसरे वाले में साथ ही साथ ब्रांच खोलने पर रोक लगा देगा। तो ब्रांच खोलने पर, ब्रांच के एक्सपेंशन पर रोक। तीसरे वाले में क्या होगा? ये दोनों तो एक्शन होंगे ही, तीसरे वाले में और क्या करेगा RBI? आपको जो है कह सकता है डिपॉजिट पर रोक लगा सकता है, डिपॉजिट पर RBI आपकी लिमिट सेट कर सकता है। बाकी ये सब RBI के ऊपर है, ये चाहे तो ये एक्शंस भी लगा सकता है, लेकिन ये हमारे मैंडेटरी वाले, ये डिस्क्रिशनरी एक्शन है जो कि RBI के ऊपर डिपेंड करेगा। RBI लगाना चाहे लगा सकते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू एक्शन ले सकता है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ एक्शन ले सकता है, कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, मार्केट, HR, प्रॉफिटेबिलिटी, बाकी ये एक्शंस चाहे तो RBI ले सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा पूरा आरबीआई का पूरा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो आरबीआई ने लॉन्च किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, मार्क माई वर्ड, यहां से क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, स्पेशली प्रोविजनरी ऑफिसर्स के जो एग्जामिनेशंस हैं, थोड़ा सा पेपर अच्छा लेवल रहेगा। सो विल कट टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। इसके अलावा आप मेरे साथ इसी तरीके के अपडेट्स के लिए डेली बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स के सेशन में जोड़ सकते हैं। ये सेशन मैं रात को 8 बजे करता हूं। इसमें मैं बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लाइव कवरेज करता हूं, और आप देख लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करिएगा, इस तरह का सेशन आपको नहीं मिलेगा, ना हो आप चेक करके देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बैंक महापैक्स पर आपको ट्रिपल वैलिडिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आप जो है IBPS PO क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, RRB PO RRB क्लर्क वगैरह की, तो बिल्कुल हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ट्रिपल वैलिडिटी का बेनिफिट देखने को मिलेगा। मंथ एंड ऑफर चल रहा, 79% का फ्लैट ऑफ, डबल वैलिडिटी और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। कोड आपको यूज करना है Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको बता देता हूँ हाउ यू कैन अवेल दिस ऑफर। तो आपको इसके लिए करना क्या है, ADA 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ADA 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बैंक महापैक। इसमें IBPS PO का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आ चुका है, तो उसके अपकमिंग बैचेस हैं। इसके अलावा PO क्लर्क वगैरह के बैचेस है ना, IBPS RRB PO क्लर्क के बैचेस है ना, SBI के आगे बैचेस आएंगे, तो वो सब कुछ 15 महीने की आपको वैलिडिटी अभी देखने को मिल रही है। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं, दिस वन Y856। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 3527 में 15 मंथ की वैलिडिटी के साथ बैंक महापैक आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, PDFs हैं, नोट्स हैं, सभी फैकल्टीज के कोर्सेज हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस बैंक महापैक के अंदर। ठीक है, तो Y856 कोड है, इसको जरूर यूज कर लीजिएगा टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यू विल गेट ऑल दीज PDFs, और मेरे जितने करंट अफेयर्स के सेशंस वगैरह होते हैं सबकी PDF मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं।